सौम्या, पाखी को मेरे साथ शहर भेज दो। शहर में पढ़ लिख कर कुछ काबिल बन जाएगी। यहाँ गांव में देवर जी के गुजर जाने के बाद तुम बड़ी मुश्किलों से खेत में काम करके अपना गुजारा चलाती हो। कैसे इसको ब्राह्मी के बाद पढ़ा पाओगी? अभी 7वीं में है। शहर से ब्राह्मी करने के बाद मैं कॉलेज में एडमिशन दिला दूंगी। घर में रहेगी। आखिर ताई जी ताऊ जी कब काम आएंगे? दीदी, लेकिन मैं ऐसे कैसे अपने दिल के टुकड़े को अलग कर दूं? मैं इनके जाने के बाद पाखी के लिए ही तो जी रही हूँ। सौम्या ने जिठानी से कहा, अरे हम कोई और नहीं, तुम्हारे अपने हैं। पाखी को इस गांव में तुम क्या दे पाओगी, ये बताओ। शहर में उसके लिए कितने ही रास्ते खुल जाएंगे। पाखी जो चाहेगी हम उसे पढ़ाएंगे। पाखी और निया में मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं। अब तुम सोच लो, हम लोग कल निकल रहे हैं। हेमा ने मिश्री घोलते हुए मीठी आवाज़ में कहा। सौम्या सोचने पर मजबूर हो गई। पाखी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। आखिरकार बेटे की भलाई का सोचकर दिल पर पत्थर रखकर उसने पाखी को जेठ जिठानी के साथ भेज दिया। जाते जाते हेमा ने उसे दिलासा दिया कि हर हफ्ते फ़ोन पर बात करवा दिया करेंगी। जाते वक्त पाखी भी बहुत उदास थी। आखिरकार बच्ची ही तो है, पहले पिता चले गए, अब माँ का साथ भी छूट रहा है। सौम्या का दिल भी बेटी के साथ ही मानो जा रहा था। सौम्या को हेमा ने कहा, उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वे लोग छुट्टियाँ में पाखी को मिलवाने ले आया करेंगे। सौम्या गांव में रहकर अपना और सास का ख्याल रखे। शहर आने के बाद तो शुरू में पाखी का हर हफ्ते फ़ोन आते और पाखी के साथ हेमा दीदी से भी बात हो जाती। हेमा ने बताया कि अच्छे स्कूल में पाखी का एडमिशन करवा दिया। सिया के स्कूल में नहीं हो पाया क्योंकि पाखी की पढ़ाई का स्तर गांव में पढ़ने के कारण कमतर है। सौम्या निश्चित थी कि पाखी घर पर अपनों के बीच में है, पढ़ाई लिखाई कर रही है। 2 महीने बाद फ़ोन आने का अंतराल बढ़ने लगा। महीने में एक ही बार बात हो पाती, उसमें भी हेमा साथ ही बात करती। हेमा सौम्या को बताती कि पाखी की पढ़ाई के लिए वे लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि शहर के बच्चों के सामान उसका लेवल आ सके। ट्यूशन भी लगवा दिया है। सौम्या जेठ जेठानी के एहसान तले दब जाती। सासू माँ भी अपने बड़े बेटे बहू यानी सौम्या के जेठ और जेठानी हेमा का गांव भर में गुणगान करते ना थकती। समय बीतता रहा। पाखी को गए 1 साल हो गया। गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई। सौम्या पाखी के आने का रास्ता देख रही थी। तभी हेमा का फ़ोन आया कि वे लोग हिल स्टेशन घूमने जा रहे हैं। पाखी ने भी कभी पहाड़ नहीं देखे तो उसे भी ले जा रहे हैं। इस कारण इस बार गर्मियों की छुट्टी में नहीं आ पाएंगे। मौसम बदला, सर्दी की छुट्टियां भी आकर निकल गई, लेकिन पाखी नहीं आ पाई क्योंकि हेमा का पथरी का अचानक ऑपरेशन कराना पड़ा। सौम्या ने चिंता व्यक्त करते हुए पाखी को गर्मी की छुट्टी में आने को कहा। ऐसे ही हर साल होता रहा और देखते देखते 4 साल बीत गए। हेमा ने बताया कि पाखी ने 12वीं में आ गई है। अब कॉलेज जाएगी तो इस साल भी नहीं आ पाएगी। पाखी फ़ोन पर हूँ हाँ में जवाब देकर रख देती। हेमा ही सौम्या से बात करती। सौम्या की सासू माँ भर भर कर बड़े बेटे बहू को आशीष देती। छोटे भाई की बेटी के लिए इतना कर रहे हैं, लेकिन अब सौम्या का मन पाखी से मिलने के लिए तड़प रहा था। पता नहीं क्यों उसको कुछ अजीब सा लग रहा था। एक दिन उसने पड़ोसन निम्मी को 2 दिन के लिए सासू माँ की देखरेख करने को कहा। सासू माँ को बताकर शहर जाने वाली रात की बस में बैठकर पाखी से मिलने जा पहुँची। जेठ जी के घर का पता उसके पास था जो सासू माँ से ही लिया था। जेठ जी का घर ढूंढने में कुछ समय लगा और वो जेठ जी के बंगले के बाहर पहुंच गई। इस समय सुबह के करीब 8 बज रहे थे। बंगले का मेन गेट खोलकर कोई दुबली पतली लड़की झाड़ू लगाते हुए निकली। सौम्या ने उससे कहा, हेमा भाभी से बता दो कि सौम्या आई है। लड़की का मुंह झाड़ू लगाने के कारण झुका था। सौम्या की बात सुनकर झटके से उसने मुंह उठाया। सौम्या को उस लड़की को देखकर गहरा धक्का लगा। वो कमज़ोर दुबली पतली लड़की कोई और नहीं, पाखी थी। माँ को देखकर पाखी की आंखों में आंसू बहने लगे। सौम्या को क्षण भर में ही सारा माजरा समझ में आ गया। झाड़ू फेंक कर पाखी का हाथ पकड़कर घर में घुसकर आवाज़ लगाई, दीदी कहाँ हो आप? अरे सौम्या, तुम यहाँ कैसे?
हेमा अचानक से सौम्या को सामने देखकर बुरी तरह चौंक गई। बहाना बनाते हुए हेमा बोली, सौम्या आज काम वाली बाई नहीं आई तो पाकी ने झाड़ू लगाने की बहुत जिद की। मेरे मना करने पर भी नहीं मानी तो मैंने हाँ कर दी। जाओ पाकी बेटा, हाथ धोकर आओ, नाश्ता करने आ जाओ। पाकी हाथ धोकर एक आड़ी टेढ़ी स्टील की प्लेट लेकर आई, ताई जी के सामने आ पहुंची। हेमा लाड दिखाते हुए प्यार से बोली, क्रॉकरी वाली प्लेट लाओ बेटा। ये कौन सी प्लेट लाई हो? सौम्या सब देख रही। हाथ धोकर जब तक आई, हेमा ने उसका चाय नाश्ता भी लगा दिया। तब तक पाकी ने प्लेट में नाश्ता लिया और ज़मीन पर खाने बैठ गई। हेमा बोली, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाओ पाकी। ताई जी, मैं तो हमेशा नीचे ज़मीन पर। उसके कुछ कहने से ही पहले हेमा ने सैंडविच उसके मुंह में रखते हुए कहा, खाते हुए बोलते नहीं पाकी बेटा। फिर पाकी का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया। हंसकर सौम्या की ओर मुड़कर हेमा बोली, देखा सौम्या, इतने साल बाद भी भूल जाती है। गांव में नहीं शहर में है, जब देखो ज़मीन पर बैठ जाती है। आओ तुम भी नाश्ता करो। सौम्या मन में सोच रही थी, बाहर जो देखा वो सच था या ये सब शायद बाई के ना आने पर पाकी ताई जी की मदद कर रही थी, इसीलिए झाड़ू लगा रही थी। मन को समझाया सौम्या ने। ऐसा सोचकर इतने में रिया ऊपर से नीचे आती दिखाई दी। सीढ़ियों की ओट में होने के कारण सौम्या तो उसे देख नहीं, पर पाकी को डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठा देखकर रिया तमतमा कर चीखी, यूं गंवार, तेरी हिम्मत कैसी हुई चेयर पर बैठने की? पाकी के हाथ से प्लेट छीनकर फेंक कर बोली, मम्मी, इस नौकरानी के साथ मैं वो भी क्रॉकरी के में नाश्ता क्यों दिया? साथ ही पाकी को डांट कर बोली, जाकर मेरे जूते पॉलिश करके ला। रिया ने पाकी को चाटा मारने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि सौम्या ने रिया का हाथ पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसे जड़ दिया। अचानक चाची को देखकर रिया भी चौंक गई और अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ी रह गई। सौम्या ने गुस्से में कहा, दीदी, ये ख्याल रख रही हो आप पाकी का? मेरी बेटी को नौकर बना दिया, पढ़ने भी नहीं भेजती होंगी, है ना पाकी? पाकी बोली, माँ, स्कूल की मैंने यहाँ शक्ल भी नहीं देखी। चल पाकी, अब और नहीं सहेगी तू, हम गांव जा रहे हैं अभी। पाकी का हाथ पकड़कर सौम्या जाने लगी। रुक जा सौम्या, मैं सच में पढ़ाऊंगी पाकी को, वो तो इसका मन ही नहीं लगता पढ़ने लिखने में। बस दीदी, और झूठ नहीं, कितना झूठ बोलेंगी आप? हमारे गांव की सबसे होशियार पढ़ने वाली मेरी पाकी को आपने नौकरानी बना दिया। आपने जो गलती की है, गलती छोटा शब्द है, आपने तो गुनाह किया है, धोखा दिया है हमें, हमारे विश्वास को, रिश्तों को तार तार कर दिया आप लोगों ने। आपके साथ भाई साहब भी बराबर के गुनहगार हैं। सगे भाई की बच्ची को नौकरानी बना दिया, उनका दिल नहीं दुखा? शर्म नहीं आई आप दोनों को? रिया, तुमने अपनी चचेरी बहन से नौकर की तरह व्यवहार किया। इन सब गलतियों की माफ़ी नहीं। आप लोगों ने तो रिश्तों के नाम पर विश्वासघात किया है। यहाँ शहर में आपको नौकर नहीं मिलता, मेरी बेटी को वहाँ से लाकर यहाँ नौकर बना दिया। मैंने तो आप लोगों पर भरोसा करके अपनी फूल जैसी बेटी आपको दी। कभी आपका ज़मीर जागे तो अपनी करनी का विचार करना कि आपने क्या किया है किसी मासूम के साथ। ईश्वर सब देख रहा है, कहीं ना कहीं कभी तो आप सभी को अपनी करनी की सज़ा अवश्य मिलेगी। शोर सुनकर हेमा के पति और सौम्या के जेठ भी नीचे आ चुके थे। हाथ जोड़कर सौम्या को रोकने की कोशिश की। सौम्या ने हिकारत भरी नज़रों से देखा और कहा, भाई साहब, मैंने तो आप पर यकीन किया था, आपने ये क्या किया? मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा किया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हर गलती की माफ़ी नहीं होती। आपने अपने सगे भाई की बच्ची को नौकर बना दिया, धिक्कार है आप पर। आपने और जिठानी जी ने तो सगे रिश्तों तक का मान नहीं रखा। जेठ जी, जिठानी जी, आपके दिए इस धोखे की माफ़ी आपको नहीं मिल सकती, कहती हुई सौम्या पाकी को लेकर चली गई। दोस्तों, सौम्या के जेठ और उसकी जिठानी हेमा जैसे किरदार समाज में जगह जगह पाए जाते हैं, जिनकी नज़रों में धोखा देना, बुरा बर्ताव करना साधारण बात है। ऐसे लोग खून के रिश्ते भी नहीं देखते, स्वार्थ ही इनके जीवन का परम लक्ष्य होता है। रिश्ते नाते में उनका विश्वास नहीं होता। समय आने पर किसी को भी बेचकर अपना काम निकलवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो
वीडियो को लाइक भी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।